नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान और हरियाणा की सीमा से लगा एक छोटा सा गांव था, भौरगढ़। गांव बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन यहाँ की मिट्टी और हवा में कुछ अलग बात थी। लोग सुबह जल्दी उठकर अपने खेतों में काम करने चले जाते थे और शाम होते ही अपने घरों के आंगन में चौपाल जमा लेते। लेकिन इस गांव में एक चीज़ बाकी गांवों से अलग थी। यहाँ एक सरकारी स्कूल था जो गांव के बिल्कुल बाहर की तरफ बना हुआ था। स्कूल की हालत ऐसी थी कि दीवारों की चूनों की परत झड़ चुकी थी, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और क्लासरूम में टाट पट्टी बिछाकर बच्चे बैठा करते थे। गांव के बच्चे वहीं पढ़ते थे क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था। पर एक बात सब बच्चे और माता पिता को परेशान करती थी। स्कूल में पानी पीने की व्यवस्था नहीं थी। बच्चों को प्यास बुझाने के लिए स्कूल के बाहर बने सरकारी नल पर जाकर पानी पीना पड़ता था। नल से बिल्कुल बगल में एक बड़ा सा कीकर का पेड़ था। वह पेड़ बाकी पेड़ जैसा नहीं था। उसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं इतनी नीचे झुकी रहती जैसे किसी को पकड़ने के लिए बढ़ रही हो। उसके नीचे इतनी गहरी छाया रहती कि दिन में भी अंधेरा सा मालूम होता। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि उस पेड़ के पास अंधेरा होने पर कभी मत जाना, लेकिन बच्चे कहाँ मानते हैं। गांव के इसी स्कूल में पढ़ती थी 10-11 साल की लड़की सुमन। सुमन गांव की बाकी लड़कियों से थोड़ी अलग थी। उसकी आंखों में एक मासूमियत थी और उसे हमेशा मिठाई खाने का शौक़ रहता। रोज़ सुबह जब वह स्कूल जाती तो माँ उसकी किताबों के साथ एक छोटी सी पोटली में गुड़ और बताशे बांध देती। सुमन को पढ़ाई से ज़्यादा मज़ा अपनी सहेलियों के साथ खेलने में आता था। लेकिन उस दिन की सुबह कुछ अलग थी। माँ ने उसे समझाया और कहा, सुमन, ध्यान रखना, बाहर के नल से पानी पीना, लेकिन कीकर के पेड़ के नीचे मत खेलना। सुमन ने हंसते हुए कहा, अरे माँ, ये सब बूढ़ी औरतों की बातें हैं, मैं कहाँ डरती हूँ। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा और उसे स्कूल भेज दिया। स्कूल के बच्चे अक्सर उस पेड़ को लेकर बातें किया करते थे। कोई कहता, सुना है रात को उस पेड़ पर औरत की चूड़ियाँ खनखनकती हैं। दूसरा कहता, मेरे चाचा ने बताया था कि वहाँ किसी औरत की परछाई झूलती देखी थी। लेकिन हर बार बच्चे हंसकर इन बातों को मजाक में उड़ा देते। सिर्फ स्कूल का चपरासी रामलाल अक्सर बच्चों को डांटता और कहता, ओए, पेड़ के नीचे मत खेला करो, वहाँ कर्ण पिशाचनी रहती है। बच्चे हंस पड़ते, अरे काका, तू तो हमें डराता है, पिशाचनी विसाचनी कुछ नहीं होती। रामलाल चुप हो जाता, लेकिन उसकी आंखों में सच्चा डर झलकता था। वह जानता था कि यह कोई मजाक नहीं है, यह हकीकत है। उस दिन दोपहर का समय था। कक्षा में गर्मी और उमस इतनी थी कि बच्चे बाहर खेलने के लिए आ गए थे और कुछ बच्चे पानी पी रहे थे। सुमन भी अपनी पोटली से पताशे निकालकर चबाते हुए बाहर निकली। वह नल पर झुकी और जैसे ही पानी पीने लगी, उसे लगा कि किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। उसने सोचा, शायद मेरी सहेलियों ने शरारत करी होगी। लेकिन तभी पेड़ की शाखाओं से एक सरसराहट की आवाज़ आई और कानों में किसी औरत की धीमी सी आवाज़ आई। सुमन चौंक कर पीछे देखी, लेकिन वहाँ सब कुछ सूखा पेड़ और झूठी टहनियाँ थी। उसने सिर झटक दिया और पानी पीकर अंदर चली गई। उस रात सुमन को अजीब सपना आया। उसने देखा कि वही कीकर का पेड़ है और उसकी शाखाओं पर कोई सफ़ेद कपड़ों में लिपटी औरत उल्टी लटक रही है। उसका चेहरा बिल्कुल काला था और आंखें बिल्कुल लाल। वह औरत मुस्कुराकर बोली, तू रोज़ मेरे पास आती है, अब तू हमेशा के लिए मेरी है। सुमन चीख पड़ी और नींद से जाग गई। उसका बदन पसीने से तरबतर था। माँ ने आकर पूछा, क्या हुआ? सुमन ने घबराकर कहा, कुछ नहीं माँ, बस डरावना सपना था। माँ ने उसे गले लगा लिया, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी आ गई थी। अगले दिन से ही सुमन का बर्ताव बदलने लगा। कभी वह अचानक क्लास में खड़े होकर हंसने लगती, कभी किताबें फाड़ने लगती,
उसकी सहेलियां डरकर उससे दूर भाग जाती। एक दिन मास्टर जी ने देखा कि सुमन ब्लैकबोर्ड पर नाखून से अजीब अजीब निशान बना रही है, ऐसे निशान जिन्हें कोई बच्चा नहीं बना सकता। मास्टर जी चिल्लाए, ये क्या कर रही है? सुमन ने अचानक सिर घुमाकर उनकी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थी और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। उसने भारी आवाज़ में कहा, ये मेरी जगह है, कोई मुझे यहाँ से हटा नहीं सकता। सारी क्लास सन्न रह गई। मास्टर जी डर गए और तुरंत बच्चों को लेकर बाहर निकल गए। धीरे धीरे बात पूरे गांव में फैल गई। लोग कहने लगे कि सुमन पर करण पिशाचिनी का साया है। गांव के बुजुर्ग और औरतें आपस में बातें करने लगी। ये वही पिशाचिनी है जो बरसों पहले उस पेड़ से बांधी गई थी। लगता है अब वो आज़ाद हो गई है। लेकिन किसी के पास कोई उपाय नहीं था। सुमन की माँ लक्ष्मी समझ रही थी कि उसकी बेटी में कुछ तो गड़बड़ है। वह खुद तंत्र विद्या के बारे में थोड़ी जानकारी थी, क्योंकि उसके मायके में उसके नाना ओझा हुआ करते थे। उसने सुमन की आंखों में देखा तो उसे साफ लगा कि कोई परछाई उसके अंदर बैठी है। अब रात जब सो गए थे तो लक्ष्मी ने दीपक जलाया और मंत्र पढ़ने लगी। तभी सुमन नींद से जाग उठी। उसने भारी आवाज़ में कहा, तेरे मंत्रों से कुछ नहीं होगा, अब ये मेरी है। लक्ष्मी का खून जम गया। अब उसे यकीन हो गया था कि सुमन पर करण पिशाचिनी का साया है। अगली सुबह जब सुमन स्कूल गई तो पानी पीने के लिए उसी नल पर गई। इस बार बच्चों ने साफ देखा, सुमन पेड़ के नीचे खड़ी होकर हवा से बातें कर रही थी। वह कह रही थी, मैं तेरे पास आ गई हूँ, अब तू मेरे साथ चल। बच्चों ने ये सब देखा और चीखते हुए स्कूल के अंदर भागे। क्लासरूम में मास्टर जी उसे झांक रहे थे तो उन्होंने देखा कि कीकर के पेड़ की शाखाएं जैसे सुमन के ऊपर झुक रही हों, मानो उसे अपनी गिरफ्त में ले रही हों। गांव भोरगढ़ की उस सुबह का माहौल बहुत अजीब था। सूरज तो निकला था, लेकिन हवा में नमी और सन्नाटा ऐसा लग रहा था मानो पूरे गांव में कोई परछाई छा गई हो। पिछले कई दिनों से गांव में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, सुमन। सुमन अब पहले जैसी नहीं रही थी। वह कभी हंसती, कभी अचानक चिल्ला उठती। स्कूल की मासूम लड़की अब बच्चों के लिए डर का नाम बन चुकी थी। एक दिन क्लास में उसने अचानक अपनी कॉपी पर खुद ब खुद खून जैसे अक्षरों में करण लिख दिया। बच्चे डर के कांप गए। किसी ने कहा, देखो देखो, बिना पेन के लिखा जा रहा है। वाकई सुमन की अंगुलियों से खून की बूंदें निकल रही थी और कॉपी पर अजीब शब्द उभर रहे थे। मास्टर जी ने घबराकर कहा, बस करो सुमन। लेकिन सुमन ने सिर झुकाकर मास्टर की ओर देखा। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी। वह हंसी और भारी आवाज़ में बोली, तुम सबको लगता है ये स्कूल है? नहीं, ये मेरी जगह है। ये पेड़ मेरी पहचान है। धीरे धीरे सारे बच्चे उससे दूर भागने लगे। कोई भी उसके पास बैठना नहीं चाहता था। उसकी सहेली गीता ने एक दिन कहा, मैंने देखा सुमन रात को स्कूल की खिड़की से झांक रही थी और उसकी आंखें जल रही थी। बच्चों में दहशत फैल गई। कई माता पिता ने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया। सुमन की माँ लक्ष्मी हर रात उसकी हालत देखकर घबराती। सुमन कभी कमरे के कोने में खड़ी होकर खुद से बातें करती, कभी अचानक नाचने लगती। एक रात लक्ष्मी ने देखा कि सुमन ज़मीन पर बैठी है और अपनी उंगलियों से मिट्टी खोद रही है और वह बार बार कह रही थी, मुझे खून चाहिए। लक्ष्मी ने उसे झंझोरा, सुमन ये क्या कर रही है? सुमन ने अचानक आंखें उठाई और भारी आवाज़ में बोली, मैं सुमन नहीं, मैं करण हूँ। लक्ष्मी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अब गांव के लोग भी साफ साफ कहने लगे कि सुमन पर भूत सवार है। औरतें आपस में बातें करती, ये वही पिशाचिनी है जो पेड़ पर रहती थी। बरसों पहले एक तांत्रिक ने उसे बांधा था, लेकिन अब वो फिर जाग गई है। बच्चे तक डर के मारे सुमन को देखते ही भाग जाते।
लक्ष्मी ने ठान लिया कि अब उसे अपनी बेटी को बचाना है। उसने रात को पूजा का आसन लगाया, अगरबत्ती जलाई और मंत्र पढ़ने लगी। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ने शुरू किए, सुमन जो गहरी नींद में सो रही थी अचानक उठ बैठी। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थी और वह हंसने लगी। ये सब बेकार है, तू मुझे नहीं भगा सकती। ये लड़की अब मेरी है। लक्ष्मी कांपते हुए बोली, कौन है तू? उसने कहा, मैं कर्ण पिशाचिनी हूँ जो उस पेड़ से बंधी थी। तू क्या जाने मेरी ताकत। अचानक कमरे की सारी लाइटें बुझ गई, दीपक खुद ब खुद गिर गया और घर में सन्नाटा छा गया। लक्ष्मी अगले दिन गांव के ओझा भैरवनाथ के पास गई। भैरवनाथ बूढ़ा आदमी था, लेकिन तंत्र मंत्र जानता था। उसने सुमन को देखते ही माथे पर हाथ रखा और डरकर पीछे हट गया। उसने कहा, यह साधारण भूत नहीं है लक्ष्मी, ये कर्ण पिशाचिनी है। ये बहुत पुरानी आत्मा है जो बलि मांगती है। ये आसानी से नहीं जाएगी। लक्ष्मी ने रोते हुए कहा, तो मैं क्या करूं? मेरी बेटी मर जाएगी। भैरवनाथ ने धीरे से कहा, इसे भगाना आसान नहीं, तुझे बहुत बड़ा टोकटा करना होगा। लेकिन भैरवनाथ खुद इतना डर गया था कि उसके आगे मदद करने से इनकार कर दिया। जब सुमन की हालत और भी बिगड़ने लगी, वह कभी दीवारों पर चढ़ जाती, कभी अचानक अपने बाल नोचने लगती। रात को उसकी हंसी पूरे आंगन में गूंज जाती। एक बार गांव की औरतें उसके घर आई तो उन्होंने देखा कि सुमन के पैरों में चप्पल उल्टी बंधी हैं और वह छत पर उल्टी लटक कर हंस रही है। लोग कांपकर भाग गए। अब तो पक्का यकीन हो गया था कि सुमन पर पिशाचिनी का साया है। एक रात लक्ष्मी ने देखा कि सुमन दरवाज़ा खोलकर बाहर जा रही है। लक्ष्मी भी उसके पीछे पीछे चली। सुमन सीधे कीकर के पेड़ के नीचे पहुंची। वह पेड़ की ओर देखती रही और फिर ज़ोर से चिल्लाई, मैं तेरे लिए तैयार हूँ, अब तो मुझे ले जा। अचानक पेड़ की शाखाएं हिलने लगी और ऐसा लगा मानो कोई साया उसे झुका रहा हो। लक्ष्मी ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। जब उसने आंख खोली तो सुमन का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। अब वह सुमन नहीं, बल्कि पूरी तरह कर्ण पिशाचिनी का रूप ले चुकी थी। गांव भोरगढ़ अब पूरी तरह खौफ के साए में जी रहा था। दिन में भी लोग अकेले जाने से डरते थे और रात होते ही हर घर के दरवाजे बंद हो जाते। हर जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, सुमन और कर्ण पिशाचिनी। अब सुमन बिल्कुल बदल चुकी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें गहरी काली हो चुकी थी। वह कभी भी अजीब हरकतें करने लगती, कभी खून थूक देती, कभी मिट्टी खाकर हंसने लगती। एक दिन मास्टर जी को खबर मिली कि रात के वक्त किसी ने स्कूल की दीवार पर लाल रंग से लिखा, ये स्कूल मेरा है, कोई मुझे इससे छीन नहीं सकता। लोग कहते थे कि ये सब सुमन करती है, लेकिन किसी ने उसे ऐसा करते देखा नहीं। एक दिन गांव की सबसे बुजुर्ग औरत दादी रुक्मणी लक्ष्मी के पास आई। उसकी आंखों में गहरी गंभीरता थी। उसने कहा, लक्ष्मी, तेरा बच्चा अब खतरे में है। ये कर्ण पिशाचिनी बहुत पुरानी आत्मा है। ये तभी जाएगी जब इसे बलि दी जाएगी। लक्ष्मी ने डरकर पूछा, कैसी बलि? रुक्मणी बोली, इसका निवारण सिर्फ एक टोकटे से हो सकता है। आधी रात को किसी चौराहे पर मुर्गे के मांस रख कर इंतज़ार करना होगा कि उसे कुत्ते खा लें, तभी ये आत्मा छोड़ेगी। लक्ष्मी ने घबराकर कहा, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो? रुक्मणी ने धीरी आवाज़ में कहा, तो तेरी बेटी की जान चली जाएगी और गांव में तबाही आ जाएगी। लक्ष्मी पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने डरते डरते गांव के कसाई से एक काला मुर्गा मंगवाया। रात होते ही उसने मंत्रोच्चारण के साथ उसे मांस तैयार किया और पलंग पर रख दिया। आधी रात को जब पूरा गांव सो गया था, लक्ष्मी ने उस मांस को अपनी बेटी के ऊपर से 7 बार घुमाया और चुपचाप गांव के चौराहे पर चली गई।
चारों तरफ सन्नाटा और कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। उसने कांपते हाथों से मांस ज़मीन पर रखा और मंत्र पढ़ने लगी। कुछ ही देर में कुत्तों का झुंड वहाँ आया। वे भौंकते हुए उस मांस के पास आए और उसे खाने लगे। उसी वक्त घर पर सो रही सुमन चीख पड़ी। उसका शरीर पूरी तरह मरोड़ने लगा और आंखों से खून की बूंदें बहने लगी। घर के लोग डर गए। उन्हें लगा कि सुमन मर जाएगी। लेकिन धीरे धीरे जब कुत्तों ने मांस खत्म किया तो सुमन का शरीर शांत हो गया और वे बेहोश होकर गिर पड़ी। सबको लगा कि आत्मा चली गई। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई, सुमन बच गई है, आत्मा चली गई। गांव वाले खुश हुए और सोचने लगे कि अब वह शांति से रहेंगे। लक्ष्मी भी रोते हुए भगवान को धन्यवाद देने लगी। लेकिन असली डर तो अब शुरू होना था। रात को गांव के एक लड़के रघु की हालत अचानक बिगड़ गई। वह पागलों की तरह चिल्लाने लगा और दीवारों पर सिर मारने लगा। लोग दौड़ते हुए गए। उसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही थी जैसी सुमन की हो गई थी। वह चिल्ला रहा था, अब मैं तेरे साथ हूँ, ये शरीर मेरा है। कुछ ही देर में उसने खुद को गला घोंटकर ख़त्म कर लिया। गांव में हाहाकार मच गया। अब सबको समझ आ गया था कि कर्ण पिशाचिनी ने सुमन को तो छोड़ दिया, लेकिन अब रघु को अपना शिकार बना लिया। गांव के लोग समझ गए थे कि ये आत्मा सिर्फ टोकटे से नहीं जाएगी। ओझा भैरवनाथ ने कहा, जब तक उस कीकर के पेड़ को नष्ट नहीं किया जाएगा, ये आत्मा गांव को नहीं छोड़ेगी। गांव वालों ने तय किया कि वे आधी रात को मिलकर उस पेड़ को आग लगाएंगे। लेकिन सबको पता था कि ये आसान नहीं होगा, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी अपनी असली ताकत दिखाएगी। गांव की रातें अब और भी खामोश हो गई थी। हर घर में अंधेरा और दहशत का माहौल था। लोग शाम ढलते ही अपने दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते। बच्चों को बाहर खेलने से मना कर दिया गया। हर कोई जानता था कि कीकर के पेड़ पर बैठी कर्ण पिशाचिनी अब गांव में खुलकर घूमने लगी थी। लड़की के शरीर से निकलकर वह अब एक लड़के में समा गई थी और उसी को मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद से गांव में लोग खुलकर कहते थे, अब ये हमारी बारी है। अगली रात किसकी मौत होगी कोई नहीं जानता। लड़के की मौत के बाद लगातार 3 रातों तक गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। पहले दिन गांव के चौपाल पर रखा ढोल अपने आप बजने लगा। लोग डरकर भाग गए। दूसरे दिन गांव के कुएं से खून की बदबू आने लगी। पानी का रंग लाल हो गया। और तीसरे दिन स्कूल के पास खेलते बच्चों ने देखा कि कीकर का पेड़ अपने आप हिल रहा है, जबकि हवा बिल्कुल भी नहीं थी। और इन सब के बीच रात को अक्सर किसी महिला की हंसी सुनाई देती, कोई नहीं बच सकेगा मुझसे। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। आधी रात को पूरे गांव को मिलकर कीकर के पेड़ को जलाना होगा। लड़की की माँ, जिसने तंत्र विद्या का थोड़ा ज्ञान सीखा था, अब पूरी तरह तैयार थी। उसने पहले ही टोकटा करके अपनी बेटी को बचा लिया था, लेकिन उसे पता था कि असली लड़ाई अभी बाकी है। अब हर रात घर में पूजा करती, मंत्र पढ़ती और दरवाज़ों पर लाल मिर्च रखती। लेकिन एक रात अचानक बत्ती बुझ गई। घर की दीवारों पर खून से हथेलियों के निशान दिखने लगे और बेटी अचानक बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें लाल थी। माँ, तुमने मुझे क्यों बचाया? मैं उसकी हूँ, वो मुझे लेने आई है। माँ कांपते हुए मंत्र पढ़ने लगी, लेकिन तभी खिड़की से एक ज़ोरदार झोंका आया और काली परछाई कमरे में दाखिल हो गई। लड़की गिर पड़ी और उसका शरीर कांपने लगा। माँ ने जैसे तैसे हिम्मत करके अपनी बेटी को गोद में लिया। फिर पिशाचिनी की आवाज़ गूंजी, तू सोचती है मुझसे लड़ लेगी? अब तेरा गांव खून से नहा जाएगा। अगले दिन गांव के सारे लोग चौपाल पर जमा हो गए। सब डर के मारे कांप रहे थे। एक बूढ़े बुजुर्ग ने कहा, अगर आज रात हमने कीकर का पेड़ नहीं जलाया
तो कल तक आधा गांव मरा हुआ होगा। लेकिन डर इतना था कि कोई आग लगाने को तैयार नहीं था। तभी लड़की की माँ बोली, मैं तैयार हूँ। मैं अपनी बेटी को और नहीं खो सकती। चाहो मेरी जान ले लो, लेकिन आज रात हम इस अभिशाप को ख़त्म करेंगे। उसके शब्दों से कुछ लोगों में हिम्मत आ गई। आखिरकार 20-25 लोग मशाल लेकर आधी रात को पेड़ के पास जाने को तैयार हो गए। घड़ी के 12 बजते ही पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। लोग हाथ में जलती मशालें लिए कीकर के पेड़ के पास पहुंचे। हवा तेज थी, मानो जैसे तूफान आने वाला हो। जैसे ही उन्होंने पेड़ को घेरना शुरू किया, अचानक चारों तरफ कुत्तों की चीखें सुनाई देने लगी। पेड़ की डालियों से खून टपकने लगा और अचानक पेड़ की ऊंची डाली पर एक औरत का साया दिखा। उसकी आंखें लाल थी, बाल बिखरे हुए और चेहरा इतना भयानक कि लोग बेहोश हो गए। वह जोर से चीखी, मुझे कोई नहीं जला सकता। जिसने कोशिश की उसकी मौत तय है। और फिर उसने पेड़ से छलांग लगाई और सीधे गांव के एक नौजवान पर टूट पड़ी। उसके नाखूनों से उसकी गर्दन चीर दी। खून की बौछार चारों तरफ फैल गई। लोग डरकर भाग गए। लड़की की माँ आगे बढ़ी। उसने हाथ में नींबू, मिर्च और राख से बनी एक पोटली ली और ज़ोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम कलिंगे नमः, ओम चामुंडाय विच्चे। पिशाचिनी कुछ पल के लिए पीछे हटी, लेकिन तुरंत हंस पड़ी। तेरे मंत्र अब मुझे नहीं रोक सकते। मैं इस गांव का हर बच्चा खा जाऊंगी। अचानक लड़की की माँ की बेटी वहाँ आ गई। उसकी आंखें फिर से लाल हो गई थी। वह चिल्लाई, माँ, वो मुझे ले जा रही है, बचाओ। माँ रोते हुए मंत्र पढ़ रही थी, लेकिन पिशाचिनी और ज़्यादा ताकतवर हो रही थी। गांव वालों ने आखिरकार हिम्मत की। सबने एक साथ अपनी मशालें कीकर के पेड़ की तरफ फेंकी। पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब सब मिलकर तेल छिड़का तो अचानक पेड़ धधकने लगा। लपटें उठी और आसमान तक पहुंच गई। पिशाचिनी चीख पड़ी, नहीं, यह आग मुझे नहीं जला सकती। उसका शरीर पेड़ की डालियों से लटक गया। वह तड़प तड़प कर ज़मीन पर गिरी। उसकी चीखें इतनी खौफनाक थी कि गांव के कई लोग बहुत डर गए थे। पेड़ पूरी तरह जलकर राख हो चुका था। आखिरकार आत्मा भस्म हो गई थी। जैसे ही पेड़ राख में बदल गया, गांव में शांति लौट आई। आसमान साफ हो चुका था। कुत्तों की चीखें बंद हो गई थी और लड़की धीरे धीरे ठीक हो गई। गांव वाले रोते हुए एक दूसरे को गले लगाने लगे। उसकी वही माँ ज़मीन पर बैठी थी, आंखों में आंसू लिए हुए। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, हे देवी, शुक्र है मेरी बेटी बच गई। लेकिन इस गांव की आत्माओं ने जो सहा है वो कभी नहीं भूला जाएगा। उस दिन के बाद गांव वालों ने कसम खाई कि कोई भी बच्चा उस कीकर के पेड़ के पास नहीं जाएगा। स्कूल के बाहर नया हैंडपंप लगवाया गया और गांव के चौपाल पर एक छोटा सा मंदिर बनवाया गया। लोग मानते थे कि उन्होंने मिलकर हिम्मत नहीं दिखाई होती तो कर्ण पिशाचिनी आज भी उनके बीच जिंदा होती। उस गांव में आज भी लोग रात को उसी समय नहीं जागते। कहते हैं कभी कभी आधी रात को वहाँ किसी औरत के चलने की आवाज़ आ जाती है। लेकिन अब गांव वाले जानते हैं कि वो असली कर्ण पिशाचिनी नहीं है।